हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिज़िक्स। अगला फिज़िक्स क्विज़ हम लेके हाजिर हैं। तो सबसे पहले तो मैं रूल्स एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे और आपको समय मिलेगा 10 सेकंड का। विद इन दैट 10 सेकंड यू हैव टू मेंशन आइदर ए, बी, सी और डी इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद जब ये क्विज़ फिनिश हो जाएगा तो आप अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक है। आज मैंने इस क्विज़ को काफ़ी छोटा बनाया है, ज़्यादा बड़ा क्विज़ नहीं है। तो आप अगर अटेंटिव होके देखेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज। पोलराइजेबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? अब आप में से कईयों को पोलराइजेबिलिटी का पता भी नहीं होगा। याद करिए क्या चीज़ है। यूनिट या तो मीटर होगी, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी मीटर क्यूब पर एम्पियर। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज सी मीटर क्यूब। देखिए, पोलराइजेबिलिटी को अल्फा से शो करते हैं और इसकी यूनिट जो है वो वॉल्यूम वाली होती है। तो वॉल्यूम क्या हो गया? बेसिकली मीटर क्यूब होता है ना, तो पोलराइजेबिलिटी की यूनिट भी मीटर क्यूब होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। वो पोलराइजेबिलिटी था, ये पोलराइजेशन वेक्टर है। इसकी यूनिट क्या होगी? मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इसे कैपिटल पी से शो करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट आपको बतानी है। ऑप्शन ए कुलाम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी कुलाम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी कुलाम पर मीटर क्यूब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज बी कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कुलाम पर मीटर स्क्वायर एक और क्वांटिटी की भी यूनिट होती है। रिमेंबर, यस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज ऊपर, एरिया नीचे, तो कुलाम बाय मीटर स्क्वायर बिल्कुल यही यूनिट होती है पोलराइजेशन वेक्टर की भी। मैंने अपनी वीडियो में इसको बताया हुआ है, स्पेशली ध्यान दें +2 वाले। एनटीएससी वालों के लिए क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क डन in moving unit charge throughout the circuit including the cell is called। यानी कि सेल के साथ यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन बी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी ईएमएफ एंड ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स now। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ईएमएफ। बेटा, ईएमएफ वर्क डन होता है क्या करने में? यूनिट चार्ज को सेल समेत पूरे सर्किट में मूव करने में। यानी कि जब हम यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराते हैं उसमें सेल की भी कैलकुलेशन हो जाती है। तो जितना वर्क करना पड़ता है उसे उस सेल का ईएमएफ कहते हैं जो उस सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना पोटेंशियल ड्रॉप लेता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही वर्क डन की फॉर्म में डिफाइन नहीं किए जा सकते, इसलिए ऑप्शन बी और डी इज बियॉन्ड द स्कोप। तो इनको तो सोचना ही गलत है। आप ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज हो सकते थे, तो उसमें याद रखिए ईएमएफ की ये डेफिनेशन भी होती है, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल।
इज कॉल्ड EMF। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए वायर ऑफ लेंथ L and radius R is drawn to a length L dash and radius R by 4, then its new resistance is, यानी कि एक वायर है जिसकी लंबाई L है, रेडियस R है, उसको हमने दोबारा से रीड्रॉ किया, यानी कि उसी कंटेंट को दोबारा यूज़ किया। अब लेंथ आ गई L डैश और रेडियस आ गई R बाय 4, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी 16 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी 256 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज सी 256 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। देखिए रेडियस जो है वो 1/4 टाइम्स हो गई, तो जो एरिया है वो 1/16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया रेडियस के स्केयर के प्रोपोर्शनल होता है। और जब एरिया 1/16 हो गया तो लेंथ जो है वो 16 टाइम्स हो गई। तो एक तरह से जब रीड्रॉ करके लेंथ 16 टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस 16 स्केयर टाइम्स हो जाएगा। और 16 का स्केयर क्या होता है बेटा? 256 होता है ना। तो इसका मतलब जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा? 256 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसमें आपको वॉल्यूम सेम रखना है। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 यूज करके चलेंगे और फिर R प्रोपोर्शनल टू L स्केयर आ जाएगा। वहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो 16 स्केयर टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a resistance of 100 ohm. Calculate the amount of heat produced in the resistor in 1 second. एक रेजिस्टेंस जो 100 ओम का है उसमें से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आपको बताना है कि 1 सेकंड में उस रेजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10 जूल, ऑप्शन बी 15 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल, एंड ऑप्शन डी 25 जूल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज डी 25 जूल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और हीट निकालनी है 1 सेकंड में। हीट प्रोड्यूस पर सेकंड इज नोन एज पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है बेटा I स्केयर R। तो I आपके पास है 0.5, उसका स्केयर करोगे 0.5 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 0.25, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचा? 25 जूल बचा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा? ऑप्शन ए टॉर्क ओनली, ऑप्शन बी टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, ऑप्शन सी force only, and option D none of these. And your time starts now. Time up, and the right answer is B torque as well as net force. देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो
दोनों चार्जेस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता, उस केस में केवल टॉर्क लगता। लेकिन क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें फोर्स जो है बेटा वो जीरो नहीं होगा और टॉर्क तो लग ही रहा था। तो इसका मतलब अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क भी लगेगा और एक नेट फोर्स भी लगेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज मैक्सिमम एट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा? ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑप्शन बी इनसाइड द सरफेस, ऑप्शन सी एट द सरफेस एंड ऑप्शन डी एट इन्फिनिटी फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंटर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज एट द सरफेस। देखिए सेंटर से शुरू करते हैं, सेंटर से जाते 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 सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और जब सरफेस से बाहर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के रेशो में कम होता चला जाता है। यानी कि जितना, अगर मान लिया आप पहले से डबल डिस्टेंस पे आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल डिस्टेंस पे आ गए तो 1/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा? सरफेस पे। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 1 न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलाम, ऑप्शन सी 1 न्यूटन पर कूलाम स्केयर एंड ऑप्शन डी 1 जूल पर कूलाम स्केयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज बी 1 जूल पर कूलाम। देखिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि वोल्ट में होता है, W वर्क डन होता है और Q चार्ज होता है। तो W की यूनिट हो गई जूल, चार्ज की हो गई कूलाम, तो जूल बाय कूलाम वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो न्यूटन बाय कूलाम किसके बराबर होता है? न्यूटन बाय कूलाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क डन in moving a charge of 1 coulomb from one point to another on the surface of conductor। एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो वर्क 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है या ऑप्शन डी 0 है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज 0। देखिए एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर क्या होता है? पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो भी 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए वोल्ट पर कूलम, ऑप्शन बी मीटर क्यूब, ऑप्शन सी फैरेड एंड ऑप्शन डी न्यूटन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज सी फैरेड।
देखिए 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कुलाम बाय 1 वोल्ट होता है। जो ऑप्शन ए है अगर उसको हम उल्टा कर दें तो वो फैरेड के बराबर ही आ जाता है। कुलाम बाय वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड, लेकिन वो वोल्ट बाय कुलाम है, इसलिए वो सही आंसर नहीं हो सकता। मीटर क्यूब डेंसिटी उसके वॉल्यूम के लिए होता है, न्यूटन फोर्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 10 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी इज। एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 10 पिकोफैरेड है, वो 100 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? आपको एनर्जी का फॉर्मूला आता होगा। तो ऑप्शन है आपके 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 जूल, ऑप्शन बी 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 जूल, ऑप्शन सी 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 जूल, and option D 10 into 10 raised to the power minus 7 joule. And your time starts now. Time up. And the right answer is B 10 into 10 raised to the power minus 8 joule. Let me tell you the formula for energy stored in the capacitor. It is half CV square. हाफ C की वैल्यू 10 पिको फैरेड है, इसको आप फैरेड में बदल सकते हैं 10 रेज टू द पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करके, और V स्केयर तो 100 का स्केयर करेंगे तो रिजल्ट आएगा B। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ ए मेटल। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी इन्फिनिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। द राइट आंसर इज डी इन्फिनिटी। मेटल के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी होता है, एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज। वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी infinity. And your time starts now. Time up. And the right answer is infinity. Again, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम भी जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वैक्यूम को कंडक्टिंग बनाने के लिए चाहिए हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कितना भी फील्ड लगा दो आप उसे कंडक्टिंग नहीं बना सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनिटी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0, ऑप्शन बी infinity, ऑप्शन सी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द सरफेस, एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज 0। बेटा ये बात ध्यान रखिए, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द सरफेस, कोई फर्क नहीं पड़ता सरफेस पे कितना चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए। इसीलिए कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए उनको कंडक्टर के अंदर रख दिया जाता है, मेटल कवरिंग कर दी जाती है उनकी। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए मेटल केज के अंदर रखा जाता है।
क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी की यूनिट वाट पर एम्पियर होती है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी वोल्टेज एंड ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज सी वोल्टेज। वेरी गुड, कई स्टूडेंट्स ने इसको क्लिक किया है। देखिए P इज इक्वल टू वी आई होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो V इज इक्वल टू पी बाय आई हो जाएगा। P फॉर पावर यानी कि वाट, और बाय आई फॉर करंट यानी कि एम्पियर। तो वाट बाय एम्पियर किसकी यूनिट हो गई बेटा? वोल्टेज की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। एक चार्ज जो कि 4 कूलम का है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4/5 जूल, ऑप्शन बी 5/4 जूल, ऑप्शन सी 1 जूल एंड ऑप्शन डी 20 जूल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज डी 20 जूल। बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू W/Q। इसी क्विज के अंदर ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा V इंटू क्यू। V आपके पास 5 वोल्ट है, Q चार्ज जो है वो 20 है, सॉरी 4 कूलम है, तो इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना। तो 20 जूल विल बी द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा? क्वेश्चन समझ में आया? लेट मी रिपीट इट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल होगा? आपके ऑप्शंस हैं 0, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज सी 180। बेटा एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके बीच में एंगल 0 होता है। इक्वेटोरियल में वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दैट्स वाई द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस torque only, torque as well as net force, force only, or none of these. And your time starts now. Time up and the right answer is B, torque as well as net force। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए आप सभी के आंसर सही हैं, दैट्स गुड। ये इट वाज माय मिस्टेक, आई डोंट नो कैसे ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑन द एक्सियल लाइन वेरीज एज। यानी कि एक
इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। डिस्टेंस r दिया हुआ है, r यानी कि v प्रोपोर्शनल टू r होता है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है और 1/r स्क्वायर होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and the right answer is D, r raised to the power -2, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। डाइपोल के लिए बेटा 1/r स्क्वायर होता है, अगर सिंगल चार्ज होता तो 1/r होता। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन डी है वो लोग सही हैं, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। The charged spherical shell does not produce an electric field at any, option A, interior point, option B, exterior point, option C, beyond 2 meter, and option D, beyond 10 meter। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक जो चार्ज स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन ए उसके इंटीरियर पॉइंट पे, ऑप्शन बी एक्सटीरियर पॉइंट पे, ऑप्शन सी बियॉन्ड 2 मीटर एंड ऑप्शन डी बियॉन्ड 10 मीटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ए, इंटीरियर पॉइंट। देखिए जो चार्ज स्फेरिकल शेल होता है उसके अंदर मैंने पहले भी बताया था ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ही कोई चार्ज आएगा, तो इसका सही आंसर होगा उसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्विज हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपने क्विज एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्विज हेल्पफुल लगा है तो आप इसे एक तो रेगुलर वॉच कीजिए ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और इंटरेस्ट में एक तरह से आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।